नमस्कार, मैं शैलेश पांडे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश एवं एडिटर इन चीफ राष्ट्रवाद न्यूज। देशवासियों, स्वागत है आपका राष्ट्रवाद न्यूज में। अब सवाल ये उठता है कि डॉक्टर केशव बड़ीराम हेडगेवार आखिर थे कौन? तो लगे हाथ एक नजर उनके जीवन पर भी मार लेते हैं। डॉक्टर केशव बड़ीराम हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल 1879 को हुआ था। हेडगेवार परिवार मूल रूप से तेलंगाना के कुंडकुर्ती गांव के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम बलीराम पंत हेडगेवार और माताजी का नाम रेवतीबाई था। हेडगेवार 9 भाई बहनों में 5वीं संतान थे। पिता इनके पुरोहित थे। परिवार निर्धन था। हालांकि बालक केशव में स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ था। 1897 में रानी विक्टोरिया के शासन के 100 वर्ष पूरे हुए। इस अवसर पर देश में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। केशव के स्कूल में भी मिठाई बांटी गई। केशव ने कहते हैं कि इसका विरोध किया और मिठाई फेंक दी। महज 8 साल की उम्र का यह किस्सा केशव का अपने गुरुओं से सिर्फ एक ही सवाल था कि हजारों मील की दूरी से आने वाले अंग्रेज हमारे शासक कैसे बन गए। 1908 में जब वो हाई स्कूल में थे तब उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। वजह थी कि उन्होंने स्कूल का निरीक्षण करने आए अधिकारी के सामने वंदे मातरम का नारा लगा दिया था। केशव से कहा गया कि अपनी गलती वो मान ले, माफी मांग ले, लेकिन स्वाभिमानी केशव ने गलती मानने से इनकार कर दिया और फिर उन्हें किया गया रजिस्ट्रिकेट। जब 13 साल के थे तभी उनके माता पिता को प्लेग से निधन हो गया। विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने नागपुर, यवतमाल और पूना की विभिन्न संस्थानों में अध्ययन किया और स्वतंत्रता संग्राम में भी वो शामिल हो गए। तब शहर का नाम पुणे ही था, फिर पुणे बुलाने लग गए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के प्रखर राष्ट्रवाद से बहुत प्रभावित थे हेडगेवार जी। पुणे से केशव चिकित्सा की डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए फिर कोलकाता गए। इस दौरान वो क्रांतिकारी संगठनों के करीब आए। अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र बगावत करने वाले संगठन अनुशीलन समिति से भी उनके जुड़ने की बात सामने आती है। हालांकि इस दावे पे कुछ लोगों को आपत्ति भी होती है, पर सत्य तो वही है। 1916 में केशव बड़ीराम हेडगेवार डॉक्टर की डिग्री लेकर वो डॉक्टर बने और वापस लौट आते हैं पुणे। हालांकि उन्होंने डॉक्टरी का पेशा नहीं अपनाया, ना ही गृहस्थ जीवन में कोई दिलचस्पी दिखाई। डॉक्टर हेडगेवार अकेले प्राण सदा कल्याण की राह पर चलते हुए सामाजिक राजनीतिक आंदोलन से जुड़ने लगे और बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित होकर कांग्रेस से जुड़े। नागपुर में कांग्रेसियों का एक और संगठन था जिसे कहा जाता था राष्ट्रीय मंडल। इसमें डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे, नीलकंठ राव उधोजी, नारायण राव अलेकर, नारायण राव वैद, मोरू भाऊ अभ्यंकर, भवानी शंकर नियोगी, डॉक्टर परांश वगैरह वगैरह शामिल थे। डॉक्टर यानी केशव बलीराम हेडगेवार इस मंडल के सबसे युवा सदस्य थे। तब इस मंडल में मध्य प्रांत के सभी दिग्गज नेता भी शामिल थे जिनका कांग्रेस की राजनीति पर नियंत्रण था। नागपुर कैपिटल होती थी उस जमाने की। हालांकि हेडगेवार जी का विचार इन नेताओं के विचार से मेल नहीं खाता था। हेडगेवार जी पूर्ण स्वराज उसकी मांग कर रहे थे, जबकि उनके मुताबिक कांग्रेस की नीति थी साम्राज्य अंतर्गत स्वराज्य, यानी साम्राज्य के तहत औपनिवेशिक साम्राज्य
के तहत जो छोटी मोटी आज़ादी मिलेगी उसकी। यानी उस वक्त कांग्रेस के नेताओं का मानना था कि अंग्रेजों से सीधे टक्कर के बजाय पहले हम धीरे धीरे अपने अधिकार बढ़ाएं। यानी ब्रिटिश सरकार बनी रहे लेकिन भारतीयों को कुछ हद तक शासन का अधिकार मिल जाए। डॉक्टर हेडगेवार जी इस विचार के विरोध में थे कि हमें पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उनका यह कहना था। अब आते हैं उन परिस्थितियों पर जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव रखी। 1920 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में आयोजन में डॉक्टर मुंजे, परांजपे और डॉक्टर हेडगेवार की भूमिका अहम रहती है। आयोजकों ने इस अधिवेशन में करीब 1000 स्वयंसेवकों की फौज खड़ी की थी। हालांकि आयोजन के पहले मध्य प्रांत के नेताओं को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब 31 जुलाई 1920 को बाल गंगाधर तिलक जी का निधन हो गया। असल में मुंजे, हेडगेवार समेत मध्य प्रांत के नेता ये चाहते थे कि तिलक जी को नागपुर अधिवेशन का अध्यक्ष चुना जाए, लेकिन उनके निधन की खबर ने सबको तोड़ कर रख दिया। उधर खिलाफत आंदोलन के प्रति गांधी के बढ़ते रुझान को देखते हुए ये तय किया गया कि नागपुर अधिवेशन के लिए ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाए जिनका मत तिलकवादियों से मेल खाता हो। इस पर अरविंद घोष जी का नाम सामने आया। उस वक्त वो थे पौंडीचेरी। मुंज जी और हेडगेवार जी उनसे मिलने जाते हैं पौंडीचेरी, लेकिन अरविंद घोष प्रस्ताव को ठुकराते हैं। असल में वो सक्रिय राजनीति से पूरी तरह से दूर हो चुके थे तब, और उनका मन पौंडीचेरी में रहते हुए भी अध्यात्म और योग के विकास पर था। तो घोष तैयार नहीं हुए, जिसके चलते हेडगेवार और मुंज को फिर खाली हाथों वापस आना पड़ा। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में होने वाला था और इससे कुछ दिन पहले डॉक्टर हेडगेवार और उनके कुछ साथियों ने नागपुर के वेंकटेश नाट्यगृह में एक सभा आयोजित की। फिर इस सभा में उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि विशुद्ध स्वतंत्रता ही हमारा उद्देश्य है, यानी पूर्ण स्वराज और सच्ची आजादी, यही हमारा ध्येय है। इसमें किसी तरह का समझौता नहीं होगा। इस प्रस्ताव को लेकर 4 लोग महात्मा गांधी जी के पास गए और आग्रह किया कि कांग्रेस को भी इस प्रस्ताव को अपना लेना चाहिए। गांधी ने यह बात सुनकर कहा कि स्वराज की बात की जाती है तो विशुद्ध स्वतंत्रता अपने आप उसमें शामिल है, और उन्होंने इस प्रस्ताव को अलग से स्वीकार करने की जरूरत नहीं समझी। इसके बाद नागपुर अधिवेशन के आयोजन में बहुत मन लगाया था हेडगेवार जी ने और मुंज जी ने, बहुत मेहनत की थी, लेकिन उन्हें इस अधिवेशन से बहुत निराशा हुई। लोकमान्य तिलक को बुलाना चाहते थे, निधन हो गया। उनकी जगह जिन्हें बुलाना चाहते थे अरविंद घोष को, उन्होंने मना कर दिया। अधिवेशन में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। पूर्ण स्वातंत्र्य का जो वो बात करते थे उसको लेकर महात्मा गांधी सहमत नहीं थे। फिर कांग्रेस और खिलाफत समिति के बीच आधिकारिक गठबंधन भी इसी अधिवेशन में हो गया, जिसका डॉक्टर हेडगेवार ने खुलकर विरोध किया। उन्होंने इस विषय पर महात्मा गांधी जी से भी बात की। महात्मा गांधी ने अपनी असहमति जताई थी कि वो कंफर्टेबल नहीं है। आरएसएस की वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टर हेडगेवार और गांधी के बीच फिर एक विशेष बातचीत हुई। हेडगेवार जी को सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता ऐसे शब्दों का प्रयोग खटकता था। उन्होंने गांधी जी से सवाल किया कि भारत में तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, फारसी, यहूदी सभी धर्मों के लोग रहते हैं,
फिर आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता की बात क्यों करते हैं? गांधी जी जवाब देते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के मन में देश के लिए अपनापन जगाया है और यही वजह है कि वो जब आज़ादी की लड़ाई में पूरी ताकत से शामिल हो रहे हैं। हेडगेवार जी इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पहले भी कई मुस्लिम नेता हुए, जैसे जिन्ना है, डॉक्टर अंसारी हैं और हकीम अजमल खान है। ये लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में राष्ट्र के लिए काम कर चुके थे, बिना हिंदू मुसलमान एकता जैसे विशेष प्रचार। उन्हें आशंका थी कि इस तरह के शब्दों से मुसलमानों में अलगाव की भावना बढ़ेगी। गांधी ने यह कहते हुए इस बातचीत को खत्म कर दिया कि उन्हें ऐसी कोई चिंता नहीं है। नागपुर अधिवेशन के बाद हेडगेवार ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। कई शहरों में सभाएं की और लोगों को आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। लेकिन उनके भाषणों को भड़काऊ बताया गया और उन पर सार्वजनिक रूप से बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जब उन्होंने अपनी गतिविधियां जारी रखी तो उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला और जब हेडगेवार जी ने जिरह की तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि जो मूल भाषण है जिसके लिए आपको कोर्ट लाया गया है, उससे ज्यादा राजद्रोह आपकी कोर्ट में जो आप बातें कर रहे हैं उसमें लग रही है। आपकी जिरह में उन्हें 1 साल की सजा होगी। 12 जुलाई 1922 को डॉक्टर हेडगेवार जेल से बाहर आ गए। नागपुर के कांग्रेस नेताओं के अलावा पंडित मोतीलाल नेहरू और हकीम अजमल खान इनके स्वागत के लिए पहुंचते। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार जेल से बाहर आए तो असहयोग आंदोलन उन्हें समाप्त मिलता है। हेडगेवार जी अब पूरी तरह से कन्विंस हो चुके थे कि मुस्लिमों के प्रति कांग्रेस का झुकाव है। जो हिंदू पुनरुत्थानवादी हेडगेवार हैं, अपनी नजरों में वो कांग्रेस से ज्यादा उम्मीद अब नहीं रख सकते। नया संगठन खड़ा करना पड़ेगा और उसके लिए काम उन्होंने शुरू कर दिया। कौन सा संगठन जिसकी जरूरत पंडित मदन मोहन मालवीय 1923 में हिंदू महासभा के बनारस अधिवेशन में बता गए थे। इसी साल सावरकर जी की किताब और नागपुर में हुए दंगों ने डॉक्टर हेडगेवार के सामने संगठन की पूरी रूपरेखा खींच कर रख दी कि संगठन क्यों होना चाहिए, कैसा होना चाहिए,